हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसा कि दोस्तों आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं वीआर फार्मर मद निषेध एक्साइज यानी कि उत्पाद पॉलिसी से संबंधित जितना भी आपका साइंस का प्रश्न बनेंगे, जो भी सिलेक्टेड बनेंगे, उन सभी को आज की इस वीडियो में हमने कवर किया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को और चीज़ों को समझते हैं। अब कम समय में ज़्यादा आपको इधर उधर नहीं करना है, जहाँ भी पढ़िए अस्थिर होकर के पढ़िए और ज़्यादा से ज़्यादा ये आपको प्रैक्टिस करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को, चीज़ों को समझते हैं। आज के इस क्लास का पीडीएफ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं टेलीग्राम का लिंक डाल दिया हूँ, तो आप लोग टेलीग्राम से जुड़ जाइए। टेलीग्राम पर आपको सारा पीडीएफ एक जगह अवेलेबल मिल जाएगा, तो वहाँ से अगर आप लोग रिवीजन कर सकते हैं। सारा मैंने प्रीवियस ईयर और साथ में सिलेक्टेड प्रश्नों को कवर किया हूँ, तो वहाँ से अगर आप लोग रिवीजन कीजिए, क्योंकि रिवीजन और प्रैक्टिस पर ही आपका रिजल्ट बनेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को, चीज़ों को समझते हैं, जिसमें कि हम लोग मुख्य रूप से सिर्फ साइंस के प्रश्नों को कवर करेंगे। इसके अलावा मैंने आपको प्रीवियस ईयर और जितना भी पीछे कवर किया, बहुत सारा मैंने जीके का कंटेंट दे दिया हूँ, लेकिन आपका 2 से 3 दिन अभी आपका चलेगा साइंस। जितना भी आपका साइंस बनेगा सिलेक्टेड पर ये सभी कवर होगा, उसके बाद आपका फिर जीके जीएस पर आ जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को और चीज़ों को समझते हैं। पहला प्रश्न यार आप सभी के सामने यहाँ पर आपको 1 नंबर में पूछा जा रहा है कि पौधे किस विधि से भोजन का निर्माण करते हैं, ये आपको यहाँ पर पूछा है। तो देखिए कुछ प्रश्न ऐसे भी होंगे जो आप ऑलरेडी जानते होंगे, तो ये आपको ईजी लगेगा। तो यहाँ पर बात करें कि पौधे किस विधि से भोजन का निर्माण करते हैं, तो ये सभी को पता है कि पौधे जो प्रकाश संश्लेषण से जो है पौधे भोजन का निर्माण करते हैं। प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड का ग्रहण होता है, ऑक्सीजन का निष्कासन होता है। हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो इसमें ज्यादा कोई डिस्कशन नहीं करना, ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न यार आप सभी के सामने यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है 2 नंबर में कि पर्यावरण का अजैव अवयव का उदाहरण है। तो देखिए अजैव जैव में यहाँ सबसे पहले आप लोग अंतर समझ लीजिए। अजैव की अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो देखिए सबसे पहले अजैव का मतलब क्या होता है। देखिए अजैव की बात करें तो इसके अंतर्गत जो आपका आता है, ये आपका तापमान इसके अंतर्गत आ जाता है। इसके अलावा अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो इसके अंतर्गत आपका प्रकाश आ जाता है। प्रकाश के अलावा अगर हम लोग बात करें तो आर्द्रता जो होता है, ये आपका अजैव के अंतर्गत आ जाता है। इसके अलावा बात करें तो वायु जो होता है आपका अजैव के अंतर्गत आ जाता है। यानी ये सब चीज, जैसे आप पवन को भी ले सकते हो, पवन जो एक प्रकार का हवा होती है, ये सभी क्या होता है आपका अजैव के अंतर्गत आ जाती है। हालांकि अजैव आपका ये हो गया। उसके बाद हम लोग बात करें कि जैव आखिर क्या होता है। तो देखिए जैव में क्या होता है कि ऐसे जीवधारी आते हैं जो क्या करते हैं कि अपने लिए स्वयं भोजन को निर्माण करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि स्वयं भोजन का निर्माण करते हैं, तो वो आपका जैसे कि आ जाता है कि इसमें जैव में आ जाता है। इसके अलावा उपभोक्ता वर्ग में आप बोल सकते हो कि आप इस सभी क्या होते हैं आपका उपभोक्ता वर्ग में आ जाते हैं। तो यहाँ पर जो चीजें आपसे पूछी जा रही है कि अजैव अवयव का उदाहरण है, तो बताइए अजैव अवयव का इसमें उदाहरण आपका क्या हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर की बात करें तो इसमें जो अजैव अवयव का आपका उदाहरण हो जाएगा, ये आपका वायु हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। जैसा कि मैं आपको यहाँ पर बता दिया हूँ कि पवन जो आपका अजैव अवयव के अंतर्गत आता है, तो ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए जैव के लिए मैंने आपको बताया है कि जो स्वयं के लिए भोजन को तैयार करते हैं, तो आपको लग रहा होगा कि बकरी और वनस्पति जो ये स्वयं के लिए भोजन तैयार नहीं करते, लेकिन ये सभी जो है आपका ये जैव के अंतर्गत ही आता है। क्योंकि बकरी जो होता है ये स्वयं क्या होता है कि जैसे कि भोजन को ये ग्रहण कर सकते हैं, जैसे वनस्पति है तो स्वयं ये भोजन को ग्रहण कर सकते हैं या निर्माण भी करता है। तो इस प्रकार से अगर हम लोग बात करें तो उपर्युक्त आपका सभी नहीं होगा, उपर्युक्त सभी मत मार देना, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न में उपर्युक्त सभी वही दिया जाता है जहाँ रियल में सभी सही रहते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है कि आप इसको एब्सेक्शन भी बोल सकते हो, क्योंकि देखिए किसी किसी प्रश्न में क्या होता है, अक्सर प्रश्न में ऐसा देखा गया है कि उपर्युक्त सभी वहीं पर रहता है जहां पर रियल में सभी ऑप्शन आपका सही रहते हैं। लेकिन यहाँ पर बात करें तो आपका वायु करेक्ट आंसर हो जाएगा। कंफ्यूजन नहीं होना और ऐसे आपको मारना नहीं। हालांकि ये सभी एग्जाम में आपका निगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा। अगर आपको पता नहीं रहेगा तो आपको उपर्युक्त में से सभी मार देना, अगर पता नहीं रहेगा तो यहाँ पर आपका बात करें तो ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये आप इसी सामने 3 नंबर में आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है कि प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधे द्वारा कौन सी गैस छोड़ी जाती है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो ये सभी को पता ही है कि प्रकाश संश्लेषण जब होता है तो इसमें पौधे के द्वारा जो छोड़ी जाती है, इसमें ऑक्सीजन छोड़ी जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण किया जाता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग को पूछा जा रहा है एपीकल्चर किससे संबंधित है। ये आपका इंपोर्टेंट प्रश्न है जो बिहार पुलिस में भी रिपीट किया गया था। 2019 में एग्जाम हुआ था उसमें भी पूछा था, और 2000 आपका जो 20 में एग्जाम हुआ था इसमें भी पूछा था। सॉरी 2021 में जो एग्जाम हुआ इसमें भी आपका पूछा था। तो इसमें अगर हम लोग बात करें कि एपीकल्चर किससे आपका संबंधित है, तो याद रखिए कि मधुमक्खी पालन को हम लोग एपीकल्चर कहते हैं। ऑप्शन यहाँ पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट आपको यहाँ पर याद रखना है। सेरीकल्चर की बात करें तो इसमें आपका रेशम कीटों का पालन आपका सेरीकल्चर के अंतर्गत आ जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो पीसी कल्चर की, तो ये आपका मछली उत्पादन के अंतर्गत आ जाता है। तो इन दोनों चीजों को यहाँ से आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन ये आप इस सामने यहाँ पर आपको 5 नंबर में पूछा जा रहा है, कीट निम्नलिखित से संबंधित है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि कीट जो है ये इसके यानी कि वैज्ञानिक अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं, कहने का मतलब ये है। तो सॉरी यहाँ पर देखिए वैज्ञानिक अध्ययन नहीं, इसमें आपको यहाँ पर ये पूछा जा रहा है कि कीट किससे आपका संबंधित है। ठीक है, तो देखिए कीट की बात करो तो कीट आपका ऑर्थोपोडा के अंतर्गत आ जाती है। ऑप्शन यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए ऑर्थोपोडा कहने का मतलब क्या, देखिए 3 जोड़ी
टंग वाले जितने भी जीव जंतु होते हैं, जैसे कि जिसका संयुक्त आंखें पाई जाती है। अब देखिए ये भी पूछा जाता है कि चींटी जो है इसमें किस प्रकार की आंखें पाई जाती है, तो याद रखिए इसमें संयुक्त आंखें पाई जाती है। तो चींटी जो होता है ये ऑर्थोपोडा के अंतर्गत आती है। 3 जोड़ी टांगे वाली जो होती है ये सभी क्या होता है आपका ऑर्थोपोडा के अंतर्गत आती है। जैसे कि ट्रेकिया, किड वगैरह क्या होते हैं, ये सभी आपको ऑर्थोपोडा के अंतर्गत आते हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यार आप सभी के सामने यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है 6 नंबर में कि सीसा तत्व डैश रासायनिक प्रतीक से व्यक्त किया जाता है। तो सीसा का रासायनिक प्रतीक क्या होता है ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो देखिए सीसा की बात करें तो ये आपका इसका जो रासायनिक जो संकेत होता है यानी कि केमिकल सिंबल होता है ये पीबी से इसको इंडिकेट किया जाता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यार आप सभी के सामने यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है विद्युत मरकरी में रहता है। तो विद्युत मरकरी में क्या रहता है ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो विद्युत मरकरी की बात करें तो विद्युत मरकरी में सबसे पहली बात इसमें पारा का भी प्रयोग किया जाता है। लेकिन यहाँ पर बात करें कि विद्युत मरकरी में क्या रहता है, क्या इसमें होता है, तो इसमें पारा और नियॉन भी रहता है। डायरेक्टली अगर ये आपसे पूछा जाता है पारा को देख करके तो यहाँ पर आपका पारा हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा पारा और नियॉन ये दोनों होता है। पारा की बात करें तो Hg संख्या इसका जो नंबर होता है एटॉमिक नंबर ये आपका 80 होता है और इसी पारा से Hgs करके इसको सूत्र बनाया जाता है जिसको भकरा सिंदूर बोलते हैं। इसके अलावा पारा का जो प्रयोग किया जाता है थर्मामीटर में किया जाता है जिससे बॉडी टेम्परेचर को रीड किया जाता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा पूछा जाता है अमलगम के बारे में। तो अगर अमलगम के बारे में भी याद रखना है कि पारा जो होता है ये किसी भी अगर तत्व से अभिक्रिया कर लेता है तो पारा अगर किसी भी तत्व के साथ अगर अभिक्रिया करता है तो वो अमलगम का निर्माण करता है जिसको हम लोग पारद के नाम से जानते हैं, पारद के नाम से जानते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है, ये भी प्रीवियस ईयर में आपको पूछा हुआ था। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा कि विद्युत मरकरी में क्या रहता है, याद रखिए नियॉन और पारा भरा जाता है। पारा के बारे में और आपको याद रखना है कि पारा जो होता है कमरे के तरफ पर द्रव अवस्था में पाया जाता है पारा। ठीक है, पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा धातु है जो कि द्रव अवस्था में पाई जाती है, तो ये पारा हो जाएगा। लेकिन अधातु के बारे में पूछेगा तो ये आपका ब्रोमीन हो जाएगा जो कि एकमात्र अधातु है जो कि द्रव अवस्था में पाई जाती है। इतने फैक्ट यहाँ से याद रखना। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग को पूछा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाहन प्रदूषण का एक भाग नहीं है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो देखिए वाहन प्रदूषण की बात करें तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपको दिया हुआ हाइड्रोजन, ऑप्शन बी दिया हुआ कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी सल्फर डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर आपको बताना करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करें तो CO इसका शुद्ध होता है जो कि दम घुटने वाली गैस के नाम से भी जानी जाती है। इससे क्या होता है कि जो है वाहन से जो धुआं निकलती है इससे कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है। इसके अलावा चिमनी भट्टा से भी क्या होता है कि जो निकलती है कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है। नाइट्रोजन ये आपको ऑक्साइड दिया हुआ, तो नाइट्रोजन जो ऑक्साइड होता है ये भी क्या होता है कि वायु को प्रदूषित करता है। सल्फर डाइऑक्साइड की बात करें तो इसके कारण से अम्ल वर्षा भी होती है और ये भी कल कारखाने से निकलती है। तो फाइनली आपका करेक्ट आंसर की बात करें तो ये आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। हाइड्रोजन जो होता है ये किसी प्रकार का वाहन प्रदूषण से ये जो है नहीं निकलती है। तो ऑप्शन यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग को पूछा जा रहा है 9 नंबर में कि कार्बन का शुद्धतम रूप होता है। तो बताइए कि कार्बन का शुद्धतम रूप क्या होता है। देखिए कार्बन का 2 अपर रूप होता है, एक होता है आपका हीरा, दूसरा होता है ग्रेफाइट। एक हीरा हो गया आपका और दूसरा हो गया आपका ग्रेफाइट। तो हीरा जो होता है प्रकृति में शुद्धतम रूप पाया जाता है। इसके अलावा ग्रेफाइट की बात करें तो ग्रेफाइट भी उसका अपर रूप ही होता है, लेकिन हीरा जो होता है प्रकृति में शुद्धतम रूप पाया जाता है और सबसे कठोर यही पाया जाता है। तो यहाँ पर जो पूछा है कि कार्बन का शुद्धतम रूप कौन सा हो जाएगा, तो ये हीरा हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा ग्रेफाइट के बारे में याद रखना है कि स्नेह को बनाने में जो प्रयोग किया जाता है इसमें ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा पूछा जाता है कि ग्रेड पेंसिल बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है, तो उसमें भी स्नेह का प्रयोग किया जाता है। और ये जो आपका होता है ग्रेफाइट जो होता है ये विद्युत का सुचालक भी होता है। तो करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नंबर को देखिए पूछा जा रहा है कि हेलोजन में सर्वाधिक प्रभावशाली ऑक्सीकरणकर्ता कौन होती है, ये आपको पर पूछा। तो हेलोजन की बात करें तो देखिए हेलोजन जो होता है सभी हेलोजन जो होते हैं ये रंगीन होते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पर जो पूछा जा रहा है कि हेलोजन में सर्वाधिक प्रभावशाली ऑक्सीकरणकर्ता कौन होता है, ये आपको यहाँ पर पूछा। ऑप्शन ए क्लोरीन, ऑप्शन बी ब्रोमीन, ऑप्शन सी फ्लोरीन, ऑप्शन डी यहाँ पर आपको दिया हुआ आयोडीन। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें कि हेलोजन में जो सबसे प्रभावशाली ऑक्सीकरणकर्ता होता है ये आपका फ्लोरीन होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये आप सभी के सामने यहाँ पर आपको पूछा 11 नंबर में किस अम्ल का उपयोग सीसा संचायक बैटरी में किया जाता है। सीसा संचायक बैटरी, या फिर अगर आपको ऐसे पूछा जाता है कि जो बैटरा में जो प्रयोग किया जाता है उसमें किस प्रकार के अम्ल का प्रयोग किया जाता है, यानी कि जो गाड़ी होते हैं कार के बैटरियों में किस प्रकार के प्रयोग किया जाता है। चाहे बैटरा कहीं पर भी आप लगा सकते हो, ऐसा नहीं कि सिर्फ कार में ही, चाहे बस में, चाहे किसी प्रकार से अगर पूछा जाता है तो सीधा याद रखिए कि बैटरा में जो अम्ल का प्रयोग किया जाता है इसमें H2SO4 का प्रयोग किया जाता है। इसको हम लोग बोलते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल बोलते हैं, इसी का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन यहाँ पर आपको ए में दिया हुआ है, ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट हम लोग को देखिए 12 नंबर में पूछा जा रहा है कि पेट्रोलियम की गुणवत्ता प्रदर्शित की जाती है। तो पेट्रोलियम की जो गुणवत्ता होती है इसको किससे प्रदर्शित की जाती है, ये आपको नंबर पूछा है। तो इसको ऑक्टेन नंबर से प्रदर्शित की जाती है। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये आप सभी के सामने यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से रासायनिक यौगिक कौन सा है। तो देखिए रासायनिक यौगिक के बारे में यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है। तो बताइए कि रासायनिक यौगिक यहाँ पर आपका कौन सा हो जाएगा। तो देखिए वायु की बात करें तो वायु क्या है, एक प्रकार का आपका मिश्रण होता है। ऑक्सीजन की बात करें तो देखिए ऑक्सीजन क्या होता है, ये आपका डायरेक्ट O होता है। तो सबसे पहली बात यहाँ पर यौगिक के बारे में ये समझिए कि यौगिक अगर कंपाउंड आपसे पूछा जाता है तो इसका सूत्र हो सकता है। अब मिश्रण का किसी प्रकार का सूत्र नहीं होता, या तो कोई अगर सिंगल रहता है तो वो जो है उसको आप यौगिक नहीं बोल सकते। यौगिक कब होगा, जब कोई दो चीज मिलेगा तो उसको हम लोग यौगिक बोलते हैं। तो ऑक्सीजन क्या यौगिक है, इसमें दो चीज तो मिल नहीं रहा है, तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन है जिसको हम लोग ओ से इंडिकेट करते हैं। तो ये सबसे पहले वायु का कोई सूत्र नहीं होता है, और जिसका सूत्र नहीं होता है वो आपका यौगिक नहीं होता, तो ये आपका मिश्रण हो जाएगा। और इसके अलावा ऑक्सीजन की बात करें तो ये भी आपका कट जाएगा। पारा की बात करें तो इसका जो सिंबल होता है आपका Hg होता है, तो ये भी आपका यहाँ पर कट जाएगा। इसके अलावा हम लोग बात करें अमोनिया की, तो देखिए अमोनिया का NH3 आपका सूत्र होता है। तो NH3 जब सूत्र होता है तो ये आपका क्या हो जाएगा, यौगिक के अंतर्गत आ जाएगा। तो फाइनली आपका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि जो यहाँ पर आपसे चीजें पूछी जा रही है कि निम्नलिखित में से रासायनिक यौगिक कौन सा है, तो देखिए रासायनिक यौगिक आपका अमोनिया हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये आप सभी के सामने यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है 14 नंबर में। नेक्स्ट में और आपको जो पूछा जा रहा है कि ब्रोमीन किस वर्ग का है, ये आपको नंबर पूछा जा रहा है। तो देखिए फ्रेंड्स बात करें कि ब्रोमीन जो है आपका किस वर्ग के अंतर्गत आ जाता है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इसके अलावा एस्टेटिन जो होता है ये भी आपका किसके अंतर्गत, तो ये भी आपका हेलोजन के अंतर्गत आ जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। ब्रोमीन जो होता है, ब्रोमीन के बारे में मैंने आपको बता दिया है कि ये जो है द्रव अवस्था में पाया जाता है, एकमात्र वो धातु है जो कि आपका द्रव अवस्था में पाया जाता है, और ये आपका हेलोजन के अंतर्गत आ जाते हैं। ऑप्शन यहाँ पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यार आप सभी के सामने यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है कि कौन सी धातु अन्य धातुओं के साथ मिलकर पारद बनाती है। तो अभी मैंने तुरंत आपको बताया है कि पारद जो बनाती है, पारद को हम लोग अमलगम के नाम से जानते हैं। तो पारद या अमलगम ये दोनों देकर के पूछा जाता है, या तो क्वेश्चन में पारद रहेगा या अमलगम रहेगा, तो दोनों का मतलब वही होता है। तो यहाँ पर बात करें कि कौन सी धातुओं के साथ, कौन सी धातु अन्य धातुओं के साथ मिलकर पारद बनाती है, तो ये मरकरी है जिसको हम लोग पारे के नाम से जानते हैं। ये क्या करती है कि किसी भी धातु के साथ अगर यह अभिक्रिया करती है या जुड़ती है तो वो क्या होती है कि अमलगम का निर्माण करती है। तो इस प्रकार से अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर आपका देखिए पारा जो दिया हुआ ऑप्शन यहाँ पर आपको बी में दिया हुआ ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक खनिज नहीं है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो बताया कि खनिज इनमें से कौन सा आपका नहीं है। तो देखिए खनिज नहीं की बात करें तो ये आपका स्लेट हो जाएगा। क्योंकि स्लेट इसलिए हो जाएगा क्योंकि ये क्या है, एक प्रकार का पत्थर है जिसको हम लोग कयांतरित चट्टान बोलते हैं। कयांतरित चट्टान के द्वारा ये आपका स्लेट का निर्माण होता है। ऑप्शन यहाँ पर एक करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर आपको दिया हुआ लाइम स्टोन, कॉल, उसके अलावा यहाँ पर बेलसाइट, ये सभी क्या एक प्रकार का खनिज है, लेकिन स्लेट किसी भी प्रकार का आपका खनिज नहीं है। तो ऑप्शन यहाँ पर एक करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग को देखिए पूछा जा रहा है 17 नंबर में, समुद्र की गहराई सामान्यतः किससे मापी जाती है, ये आपको यहाँ पर पूछा है। तो बताइए कि समुद्र की गहराई जो मापा जाता है ये किसके थ्रू मापा जाता है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो देखिए समुद्र की जो गहराई मापा जाता है ये फेदोमीटर के द्वारा मापी जाती है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट करने का प्रयास करते हो, क्योंकि क्वेश्चन आपको देखना है कि आप कितना इनमें से अटेम्प्ट कर पाते हैं, क्योंकि सारा आपका सिलेक्टेड प्रश्न है जो कि प्रैक्टिस सेट पर आपका आधारित है। तो यहाँ पर बात करें तो ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। यार आप सभी के सामने 18 नंबर प्रश्न, इसमें आपको यहाँ पर पूछा रहा है इनमें से कौन सा ठोस नहीं है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो सबसे पहली बात हम लोग यहाँ पर ये बात करें सोडियम की, तो देखिए सोडियम आपका एक प्रकार का ठोस है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो देखिए पोटेशियम आपका ये भी ठोस होता है, आयोडीन भी आपका ठोस होता है। लेकिन पारा की बात करें तो पारा के बारे में मैंने आपको बता दिया है कि द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो देखिए इसका कितना जगह आपका जो है इस प्रकार के प्रश्न आपको मिल रहे हैं। तो इस प्रकार से अगर डीपली अगर थोड़ा सा पढ़ते हैं तो आपको एग्जाम अगर किसी भी प्रकार से अगर चेंज करके भी पूछता है तो बिल्कुल आप अटेम्प्ट कर सकते हो। तो इसके बारे में यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि मैंने आपको शुरू में ही बता दिया पारा क्या है, द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यार आप सभी के सामने यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है थियोडो, यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है कि थियोडोलाइट यंत्र से क्या मापा जाता है, ये आपको नंबर पूछा जा रहा है। तो इस प्रकार के प्रश्न हो सकता है आपको नया लगेंगे। तो थियोडोलाइट से आपको याद रखना है कि लंबवत कोण को मापा जाता है। ऑप्शन यहाँ पर आपको एक करेक्ट हो जाएगा। क्या मापा जाता है, लंबवत कोण को मापा जाता है थियोडोलाइट से। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग को देखिए पूछा जा रहा है कि केल्विन पैमाने के लिए
पैमाने के लिए किस बिंदु पर जल उबलता है? तो देखिए जल जो उबलता है, सबसे पहले ये आपको पॉइंट याद होना चाहिए कि जल जो उबलता है ये किस पॉइंट पर उबलना प्रारंभ करता है, तब हम लोग केल्विन में लेकर के चले जाएंगे। तो जल जो उबलता है ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर ये उबलना प्रारंभ कर देता है। तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड ताप को हमको लेकर के जाना है केल्विन में। चूंकि ऑप्शन जो यहाँ पर आपको दिया हुआ है ये आपको केल्विन में दिया हुआ है, तो हम लोग को केल्विन में कैसे जाना है? तो देखिए सेंटीग्रेड से हम लोग केल्विन में जाने के लिए 273 को ऐड करते हैं। तो 100 में अगर हम लोग 273 को ऐड करेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा? 373 डिग्री आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? केल्विन हो जाएगा। केल्विन हो जाएगा, सॉरी केल्विन में आपका डिग्री नहीं होता, तो ये आपका केल्विन हो जाएगा। तो 373 आपका हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको बी में दिया हुआ है। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर को देखिए पूछा जा रहा है कि ऊंचाई पर खाना देर से क्यों बनता है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर बात करें कि ऊंचाई पर जो खाना है वो देर से क्यों बनता है, इसका मात्र एक ही रीजन है कि जैसे हम लोग ऊंचाई पर जैसे हम लोग जाते हैं तो वहाँ पर वायुमंडलीय जो दबाव होते हैं वो कम हो जाते हैं। तो वहाँ पर क्या होता है कि एक समान वायुमंडल होते हैं और वहाँ पर वायुमंडलीय दबाव कम हो जाते हैं। अगर हम लोग यहाँ पर मान लेते हैं कि अगर जमीन पर खाना बनाते हैं कहीं पर भी, तो वहाँ पर क्या होता है कि जल्द से खाना पक जाता है। उसका एकमात्र ही रीजन है कि वायुमंडलीय दबाव, जैसे कि कुकर में हम लोग खाना बनाते हैं, इसमें क्या होता है कि काफ़ी जल्द बन जाते हैं। तो बनने का कारण मात्र एक ही है कि उसमें वायुमंडलीय दबाव यानी वायु का जो दबाव होता है उसमें अधिक होता है, क्योंकि कुकर से क्या होता है कि गैस बाहर नहीं निकल पाते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो जैसे कि हम लोग पहाड़ पर खाना बनाते हैं या कहीं पर भी अगर आप पिकनिक मनाते होंगे तो वहाँ पर क्या होता है कि खाना जो है जल्द नहीं पक पाता, इसलिए नहीं पक पाता है क्योंकि वहाँ पर क्या होता है कि वायुमंडल के जो है कम होने के कारण से वहाँ पर ऐसा होता है। तो इस प्रकार से अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो देखिए ऑप्शन ए में जलावन का अभाव, ये कम यहाँ पर गलत हो जाएगा। ऑप्शन अगर हम लोग यहाँ पर बी की बात करें तो पानी का घनत्व बढ़ जाता है, ये भी आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा। वायुमंडलीय दाब बढ़ जाता है, तो ये आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा। वायुमंडलीय दाब क्या होता है कि कम हो जाता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यार आप सभी के सामने यहाँ पर पूछा जा रहा है 22 नंबर में कि सूर्य की सबसे बाहरी सतह का नाम क्या है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो देखिए सूर्य की बात करें कि सबसे जो बाहरी सतह होती है उसको किस नाम से हम लोग जानते हैं, ये आपको यहाँ पर पूछा, इसको प्रकाश मंडल के नाम से जानते हैं। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यार आप सभी के सामने यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है 23 नंबर में कि पार्थिव ग्रह कौन कौन है, ये आपको यहाँ पर पूछा। देखिए फ्रेंड्स बात करें कि पार्थिव ग्रह, तो याद रखिएगा कि पार्थिव ग्रह का मतलब होता है जो पृथ्वी के समान होता है, उसको हम लोग पार्थिव ग्रह के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर आपको बताना कि पार्थिव ग्रह आपका कौन कौन हो जाएगा। तो याद रखिएगा कि ये आपका जो हो जाएगा बुध, शुक्र और पृथ्वी और मंगल जो होता है ये आपका पार्थिव ग्रह के अंतर्गत आता है। इसमें आपको एक भी दे करके उठा करके पूछा जाता है, तो आपको यहाँ पर याद रखना है ये जो आपका हो जाएगा बुध, शुक्र और पृथ्वी और मंगल हो जाएगा, जो कि आपका पार्थिव ग्रह के अंतर्गत आता है। ऑप्शन यहाँ पर का बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग को पूछा जा रहा है कि सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना होता है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो सूर्य में क्या होता है, और सबसे पहली बात यहाँ पर ये याद रखिए कि सूर्य में जो हमें ऊर्जा की प्राप्ति होती है नाभिकीय संलयन के कारण से होता है। ये भी आपको पूछा जाता है कि सूर्य में किस प्रकार की क्रियाएं होती है, तो इसमें याद रखिए संलयन क्रियाएं होती है। इसके अलावा परमाणु बम की बात करें तो परमाणु बम के बारे में याद रखना है, उसमें आपका नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया होती है। हाइड्रोजन बम की बात करें तो उसमें नाभिकीय संलयन अभिक्रिया होती है, लेकिन इसमें सूर्य की बात करें तो इसमें संलयन अभिक्रिया होती है। तो इस प्रकार से अगर हम लोग यहाँ बात करें तो यहाँ पर जो पूछा जा रहा है कि हाइड्रोजन का प्रतिशत सूर्य में कितना होता है, इसमें आपको 71% होता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ता है। अगर ये पूछा जाता है कि वायुमंडल में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना होता है, तो ये आपका 78% होता है। लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन के बारे में पूछा जा रहा है। वायुमंडल के बारे में भी पूछा जाता है कि इसमें कितना होता है प्रतिशत, तो याद रखिए इसमें 78% वायुमंडल में होता है। ऑक्सीजन की बात करें तो 21% वायुमंडल में आपको ऑक्सीजन पाया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो 0.03% पाया जाता है। इतने चीज़ों को यहाँ से आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन ये आप सभी के सामने यहाँ पर पूछा रहा है 25 नंबर में कि साइनोबियल द्रव किस में पाया जाता है, ये आपको यहाँ पर पूछा है। तो देखिए साइनोबियल द्रव की अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो साइनोबियल जो द्रव पाया जाता है ये किस में पाया जाता है, तो ये क्या होता है कि जहाँ पर यानी कि जोड़ जहाँ पर होता है, क्या होता है कि जहाँ पर हड्डी वगैरह का जोड़ होता है तो वहाँ पर क्या होता है कि साइनोबियल आपका द्रव पाया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर हम लोग यहाँ पर आंसर की बात करें तो ये आपका जोड़ हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा कि जोड़ में क्या होता है आपका साइनोबियल द्रव पाए जाते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यार आप सभी के सामने यहाँ पर 26 नंबर में पूछा आ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मानव जाति में प्राकृतिक रूप से नहीं पाया जाता है। तो बताइए कौन सा तत्व मानव जाति में ये प्राकृतिक रूप से नहीं पाए जाते हैं। तो यहाँ पर आपको बताना है करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो देखिए तांबा की बात करें तो व्यक्ति के शरीर में आपका तांबा तो पाया जाता है। इसके अलावा जिंक की बात करें तो जिंक भी आपका पाया जाता है। आयोडीन तो आपका पाया जाता है, ये तो आप लोग कन्फर्म होंगे, चूंकि इसके बारे में हो सकता है पता नहीं होगा, लेकिन आपको ये तो पता होगा आयोडीन पाया जाता है। आयोडीन पाया जाता है, जिंक भी पाया जाता है, लेकिन तांबा भी पाया जाता है। लेकिन सीसा की बात करें तो सीसा मानव बॉडी में जो है शरीर में
ये आपका कहीं पर भी नहीं पाया जाता है। तो इस प्रकार से अगर आंसर की बात करें तो ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? तो ये आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा कि शीशा व्यक्ति के शरीर में नहीं पाए जाते। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आप सभी के सामने यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है कि कॉर्निया मानव शरीर के किस अंग का भाग है? तो देखिए कॉर्निया जो होता है ये व्यक्ति के जो बॉडी में पाए जाते हैं ये नेत्र का भाग होते हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा जो पूछा जाता है कि नेत्रदान में जो आंख के किस भाग को डोनेट किया जाता है, तो याद रखिएगा कि नेत्रदान में जो किया जाता है इसमें कॉर्निया का किया जाता है। कॉर्निया का जो साइज होता है ये कभी भी बढ़ता या घटता नहीं है। ये एक बचपन से ही जब आप वृद्ध हो जाते हो तब भी फिर भी ये क्या रहता है कि ये आपका एक समान रहता है, इसलिए कॉर्निया को किसी भी व्यक्ति के लिए ये डोनेट किया जा सकता है। तो इस प्रकार से अगर हम लोग बात करें तो ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा कि नेत्र का जो भाग होता है ये आपका कॉर्निया होता है। अगला क्वेश्चन ये आप सभी के सामने यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है कि लार की प्रकृति होती है। तो लार की प्रकृति कैसी होती है आपको यहाँ पर पूछा। तो देखिए इसका मात्र एक ही कारण है, एक ही ट्रिक है जिसको कि आप यहाँ पर याद रखो। लार का जो पीएच मान होता है ये किस प्रकार की होती है? तो लार का पीएच मान की बात करें तो 6 पॉइंट कितना होता है 5। और आपको याद होगा कि 7 पर क्या होता है कि उदासीन होता है, और 7 से अगर किसी भी चीज का अगर पीएच मान कम होता है तो वो आपका अम्लीय होता है, और 7 से अधिक होता है तो ये आपका क्षारीय हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए आपका 7 से कम है तो ये जाहिर सी बात है कि जब 7 से कम तो ये आपका अम्लीय हो जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा पूछा जाता है कि लार में किस प्रकार के एंजाइम पाई जाती है? तो इसमें आपका टाइलिन पाई जाती है। इसके अलावा यहाँ पर याद रखिए कि पीएच मान कितना होता है 6.5 होता है, और ये आपके अम्लीय गुण को प्रदर्शित करता है। अगला क्वेश्चन ये आप सभी के सामने यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है कि वातानुकूलित का महत्व डैश को बनाए रखने में होता है। तो देखिए वातानुकूलित का मतलब क्या होता है? जैसे कि आप देखे होंगे कि बस में लिखा हुआ रहता है, जो भी बस से आप सफर करते हैं उसमें लिखा हुआ रहता है वातानुकूलित। तो वातानुकूलित का मतलब क्या होता है? तो वातानुकूलित का मतलब होता है कि यानी आपके हिसाब से जिस प्रकार से वातावरण आपको चाहिए, आपके हिसाब से भी नहीं बोल सकते हो, तो आप ऐसे समझो कि उसमें क्या होता है कि जिस प्रकार का सिचुएशन किसी व्यक्ति के लिए चाहिए, कंडीशन चाहिए, उस प्रकार का वहाँ पर आपको सभी प्रकार की व्यवस्था यानी कि जो है सिचुएशन वहाँ पर आपको मिल जाएगा। सिचुएशन करने का मतलब है कि जैसे तापक्रम, वायु, दबाव जो भी उसमें होता है वो क्या होता है वातानुकूलित होता है। तो इसमें हम लोग यही यहाँ पर समझते हैं कि वातानुकूलित का मतलब होता है तापक्रम होना चाहिए, आर्द्रता आपका होना चाहिए, स्वच्छ वायु होना चाहिए। यानी कहने का मतलब इनमें से आपका सभी हो जाएगा। जैसे कि आपने प्रैक्टिकल के तौर पर या कहीं सफर करते होंगे तो आप देखेंगे बस में लिखा हुआ रहता है वातानुकूलित, तो उसका मतलब आपका वही होता है। करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यार आप सभी के सामने यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है घरेलू रेफ्रिजरेटर में प्रयोग किया जाने वाला तत्व कौन सा है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो घरेलू जो रेफ्रिजरेटर में जो प्रयोग किया जाने वाला तत्व होता है इसमें हम लोग फ्रीऑन का प्रयोग करते हैं। क्या होता है इसमें? फ्रीऑन होता है। ये फ्रीऑन जो कि इसी के कारण से क्या होता है कि जो ओजोन परत जो नष्ट होते हैं इसी के कारण से नष्ट होता है, यही फ्रीऑन के कारण से। इसके अलावा यहाँ पर याद रखिए कि अगर रेफ्रिजरेटर के बारे में पूछेगा, अगर यहाँ पर फ्रीऑन नहीं दिया रहेगा तो यहाँ पर आपको लिखा रहेगा अमोनिया। क्या लिखा रहेगा? यहाँ पर आपको अमोनिया लिखा रहेगा। ये आपको यहाँ पर याद रखना है, ये आपका पूछा जाता है, बराबर पूछा जाता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो रेफ्रिजरेटर में 2 प्रकार से पूछा जाता है। या आपको या तो ये फ्रीऑन नहीं दिया रहेगा, अमोनिया दिया रहेगा, या तो अमोनिया नहीं रहेगा तो फ्रीऑन। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं तो आपको इस प्रकार का प्रश्न 100% मिलता होगा। तो यहाँ पर बात करें तो ऑप्शन यहाँ पर आपको एक करेक्ट हो जाएगा। बस इतना ही आज प्रश्न लेकर के आए थे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर चैनल पर पहली बार विजिट किए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि यहाँ पर आपको डेली प्रैक्टिस सेट करवाया जा रहा है और आप कंटिन्यू लगे रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करना है। इसके अलावा किसी प्रकार का डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, वहाँ पर आपको रिप्लाई मिल जाएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।